गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया है। और कल के सेट वाला तैयारी हुई थी? रिवीजन हुआ था कि नहीं उसका? हुआ था। सभी लोग किए हैं? सब लोग किए रिवीजन? किए हैं। कोई दिक्कत? कल थोड़ा यूपी स्पेशल ज्यादा था, ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग लेखपाल पढ़ रहे हैं, खासतौर पे यूपी लेखपाल पढ़ रहे हैं, तो करंट का चीजें जो सिनेरियो है वो यूपी से ज्यादा पूछेगा ही, तो हम लोग कल यूपी में ज्यादा फोकस थे। हालांकि डेली नए सेट में नए तरह के क्वेश्चन पहले भी बताया गया आप लोगों को मिलेगा, कहीं कोई पोर्शन ज्यादा होगा, किसी में कोई पोर्शन कम होगा, किसी में बराबर होगा, तो मिसलेनियस हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक, पढ़ना भी चाहिए इसी तरह। तो अब हम लोग आज फिर से लेखपाल सीरीज का अगला सेट देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले सेट पे शिफ्ट होते हैं, अगले सेट को हम लोग देखते हैं। तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। आज के सेट का पहला क्वेश्चन, ठीक है, सेट नंबर 14 होगा। 14 सेट का पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वर्णित मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस भाग में वर्णित है? भारत में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, किस भाग में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इसका सही उत्तर है भाग 3। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़े थे, किस भाग में है डिटेल में पढ़े थे। आज है फंडामेंटल राइट्स, तो किस भाग में? भाग 3 में है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर है भाग 3 मतलब बी, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें नागरिकों को दिए गए प्रमुख अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आदि शामिल है। ये अधिकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। जो 6 अधिकार हैं वो सभी इसी भाग में वर्णित है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णन किया गया और डिटेल वर्णन किया गया, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सेट का अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पूछे थे कि कहां से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत में किस देश से लिया गया था? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक बार देखे थे। वो बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन कई बार पूछा और ये भी पूछा और पूछ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? उसमें तो किस देश से हम लिए थे ये, इसमें है कि किसके पास है, भारत में शक्ति किसके पास है, कौन जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, कौन न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो ऑप्शन आपके पास है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका और डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात न्यायपालिका, ठीक है। अब आते हैं इसकी व्याख्या। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि न्यायपालिका विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह जांच कर सकती है कि सरकार के कानून और कार्य, जो सरकार के कानून और कार्य हैं, वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसमें क्या होता है, क्या रिव्यू होता है? इसमें रिव्यू ये होता है कि जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं और जो उसके कार्य हैं, सरकार जो कानून बना दी और उसके बाद जो उसका कार्यान्वय हो रहा है या क्रियान्वय हो रहा है उस कानून पे, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सही कार्य हो रहा है कि नहीं, कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, इसी की रिव्यू की जाती है इसमें, ठीक है। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो न्यायालय उसे निरस्त अर्थात अवैध कर सकता है। यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। संविधान के
नजर में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर किसी के साथ कोई गलत होता है या कानून गलत करता है या कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको क्या कर सकता है, न्यायालय निरस्त कर सकता है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को भी और व्यक्ति को तो कर ही सकता है। तो इसीलिए ये रिव्यू की परिकल्पना लाई गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, इतिहास से। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, स्तंभ लेख का उल्लेख उसी के शासनकाल में हुआ है, उसी ने उसका, समुद्रगुप्त ने ही इसको क्या क्या स्तंभ लेख की रचना की थी और उसको बनवाया था। ठीक है, अब आते हैं व्याख्या। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उस लेख को किसने लिखा था, हरिसेन ने। किसके शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इसमें उनकी विजय और दक्षिण भारत तक के अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, समुद्रगुप्त द्वारा किए गए भारत पे विजयों का वर्णन मिलता है। मतलब भारत में जहां जहां उसने विजय पाई थी, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, उस सबका वर्णन इसी इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। किसने इसकी रचना की थी, हरिसेन ने। ठीक है, उनके दरबारी कवि थे। तो स्तंभ लेख का निर्माण हरिसेन ने किया था। किसके शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी। तो ऑप्शन ए है मुगल शासकों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने और गुप्तों ने। तो मुझे लग रहा है ये सारा, ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पता होगा, सभी लोग लगभग लगभग इसमें बता देंगे, चाहे ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो। किसने लागू किया था या किसने अपनाया था इसको, अंग्रेजों ने। ऑप्शन सी। अब व्याख्या देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत, उद्देश्य क्या था, सत्ता मजबूत करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इसके तहत उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच विभाजन पैदा किया, जिससे उनका शासन लंबे समय तक बना रहे। भाई अगर किसी एक पे राज करना है तो एक को लड़ाना पड़ेगा, उसमें फूट डालना पड़ेगा। दो लोगों को लड़ा दीजिए तो तीसरा आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिक तीसरे के बस में लोग हो जाते हैं। ऐसा इनका कारण था, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। तो ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो सही उत्तर है उत्तर सी अर्थात बृहस्पति। अब आते हैं व्याख्या। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है और इसमें प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है, जो एक विशाल तूफान है। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट भी बृहस्पति पे पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे विशाल तूफान आने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। सबसे अपर जो परत है, लेयर है, वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है मेंटल, बी है कोर, सी है क्रस्ट और डी है नाभिक। तो उत्तर सी सही है अर्थात क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की परपटी, जिसको क्रस्ट भी कहते हैं, परपटी हिंदी में और क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत होती है, पतली भी होती है, जिस पर हम रहते हैं। मतलब हम पृथ्वी के जिस भाग पे रह रहे हैं, अभी चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो कौन सा है, क्रस्ट है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है ना, वो क्रस्ट है। इसके नीचे मेंटल और सबसे अंदर कोर होता है। 3 भागों में बांटा गया पृथ्वी को, जो पृथ्वी को ऐसे है। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला एरिया कौन सा है, ये है क्रस्ट।
ठीक है। ये जो एरिया है बीच वाला, ये कौन सा है? मेंटल। और ये जो एरिया है सबसे अंदर वाला, ये क्या है? कोर। इस तरह 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये सबसे ऊपर का परत जो है, या ऐसे ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी परत क्या है? क्रस्ट है। इसके नीचे ये जो परत है ये मेंटल है, और ये जो परत है ये इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। इस तरह 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, तीनों को याद रखेंगे, सबसे ऊपर वाले को, बीच वाले को, और ऊपर और बीच के बीच वाले को भी याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस से। अगला क्वेश्चन है साइंस से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड, कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड, बी है यकृत, सी है अग्नाशय, डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सही उत्तर है यकृत अर्थात लीवर। अब व्याख्या देखिए, यकृत अर्थात लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बिग ग्लैंड है। यह पाचन में सहायक पित्त जो बाइल बनते हैं उसे बनाता है, और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब यदि लीवर नहीं रहता तो क्या होता है? एक तो दिक्कत ये होती है कि पाचन ही नहीं होता, कोई चीज पचा ही नहीं पाते, और दूसरा जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर के जो नुकसानदायक है, जो विषैले पदार्थ है, उन्हें भी बाहर निकालने में यही मदद करता है। कौन? लीवर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, साइंस से क्वेश्चन है ये। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? किस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, प्रकाश के रंग में परिवर्तन, और प्रकाश के ताप में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ए है, अर्थात प्रकाश की गति में परिवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन होता है। व्याख्या देखिए, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है। जैसे एक माध्यम ये है, अब इस माध्यम से प्रकाश इस माध्यम में जाएगा तो उसके क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा, या तो परावर्तन या अपवर्तन होगा। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति बदलती है जिससे उसकी दिशा मुड़ जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब पता चला इसमें जा रही है, सीधे जाना चाहिए था लेकिन इसकी दिशा मुड़ गई, तो यही है अपवर्तन प्रकाश का। या फिर इसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, परावर्तन हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है करंट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं 58वां अर्थात 2023 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है गुलजार को, बी है दामोदर मौर्य को, सी है जगत गुरु रामभद्राचार्य को, और डी है अमित घोष को। तो सही उत्तर है सी, जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 58वां। अब व्याख्या देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य को उनके साहित्य और संस्कृत में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? भारत का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसे दिया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य को। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनके साहित्य और संस्कृत में योगदान के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी करंट से है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग की है? मतलब वहां पे पहुंचा है, उतरा है। किस देश ने? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। तो ऑप्शन है अमेरिका, बी है रूस, सी है भारत, और डी है चीन। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात भारत। भारत हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग किया है। चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग की है, जिससे भारत में ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। दक्षिणी ध्रुव पे, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। इसके पहले अभी कोई
दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं किया था, नहीं पहुंचा था। यह मिशन इसरो द्वारा संचालित किया गया था। 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। किसके द्वारा किया गया? चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, पहला हो गया, ये पहला देश हो गया है, ठीक है। तीसरी बात, ये किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहां से देखिए 3-4 क्वेश्चन अपने आप बन गए। तो इसी तरह क्वेश्चन में से क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन को बना सकते हैं और अपने तैयारी को और ब्रॉड लेवल पे ले जा सकते हैं, कई डायमेंशन खोल सकते हैं, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन लगा लिए सेट के। आज फिर इतना ही। आज का क्वेश्चन आप लोगों को देखे होंगे, मिसलेनियस था, साइंस से भी था, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, करेंट था, पॉलिटी भी था। तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कभी कोई ज्यादा पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, कभी किसी का पोर्शन कम हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ने में हम लोगों के लिए फायदा भी है और जरूरी भी है। तो आज फिर 10 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि पुराना वाला जो सेट दिया गया है, जो लगाया गया, उसको आप लोग रिवीजन करके आएंगे। करके भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, एक आध लोग नहीं किए तो कर लेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी पूर्ण हो सके और बार बार हमें चीजों को रिकॉल करने में कोई दिक्कत न हो। जब हम पढ़े रहेंगे तो एक बार देख लेंगे तो हमें चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर हम आप लोगों से अगेन एंड अगेन यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करके कल आएंगे, ताकि हम लोग कल फिर नए सेट के साथ मिले और उसे पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।